नेक्स्ट इज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन फॉर एंगल्स। हमने वेलोसिटीज का पोजीशन कोऑर्डिनेट्स का निकाल लिया। नेक्स्ट पॉइंट इज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन फॉर एंगल्स। सेम डायग्राम को हम दोबारा से कंसिडर करने वाले हैं एंड नाउ विल से कि बाय द वेक्टर लॉ दिस वेक्टर इज दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर, सबको पता है। तो R1 दिस R1 इज R वेक्टर प्लस R1 डैश, सबको दिख रहा है। सिमिलरली R1 का हम अगर डेरिवेटिव लेते हैं, इधर से R2 भी R प्लस R2 डैश आएगा। R1 का डेरिवेटिव लेते हैं तो V1। R1 कौन से में है? लैब फ्रेम में है एंड इनिशियल है, सॉरी फाइनल है, क्योंकि वो डिफ्लेक्ट और स्कैटर हो चुका है, तो दिस इज V नॉट U। एंड R कैपिटल R का डेरिवेटिव विल बी सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी, जो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं इन टर्म्स ऑफ M1 M2 एंड U1, राइट। तो यहां से V1 डैश भी हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, वैल्यू पुट कर देते हैं यहां पे। सो आई गेट P1 क्या होगा, विच इज M1 R1 M इंटू V। सो M1 इंटू V, M1 कैंसल, ये एक्सप्रेशन आएगा मेरा। सिमिलरली हम इसका डेरिवेटिव लेते हैं तो ये वैल्यू आएगी, यहाँ पे माइनस साइन आएगा बिकॉज V2 डैश के अंदर सिमिलर स्ट्रक्चर था, सिमिलर वैल्यू थी, लेकिन हमारे पास क्या था, नेगेटिव साइन था। तो आई गेट दिस थिंग, राइट। मेरे पास P1 आ गया एंड P2 आ गया। P1 प्लस P2 क्या है मेरा, सम ऑफ फाइनल मोमेंटम्स आफ्टर द कोलिजन। ये किसके बराबर होगा, बिफोर द कोलिजन, जो सिर्फ K1 है सिंस K2 इज 0, एंड M इंटू V। अकेला सेंटर ऑफ मास का जो मोमेंटम रहेगा वो इन सब के सम के बराबर रहेगा, राइट। ऑल्सो वी नो कि P1 और P2 डैश दोनों सेम है, राइट। सो एक हम स्फेयर को कंसिडर करते हैं, क्योंकि अब हमें एंगल्स का रिलेशन निकालना है। तो हम क्या करते हैं, जो भी मेरी मोशंस हैं इन्हीं के वेक्टर्स को उठा के हम इधर उधर रखते हैं। सो दिस विल बी माई P1 वेक्टर, ये मेरा P2 वेक्टर जाएगा, दिस इज यहाँ से यहाँ तक M1V, दिस इज M2V, M1V, M2V, राइट। म्यू इंटू यू क्या होता है, P1 डैश, जो हम ऑलरेडी निकाल रखा है। सो ये किसके बराबर आएगा, ये वाला। तो हो गया M1V प्लस P1 डैश इज P1। हमारी ये जो दो इक्वेशंस आई थी उसको हमने इसके अंदर पुट करा। यहां से देखो फिगर से AO इज M1V, OC इज M2V, M1V M2V। AB क्या होगा, M1V वेक्टर प्लस P1 डैश वेक्टर। हमारा जो ऊपर से आ रहा था सेम चीज आ रही है यहाँ पे। सिमिलरली यहाँ से अगर आप पूछेंगे BC क्या होगा, दिस वेक्टर M2V वेक्टर माइनस ये वाला वेक्टर, तो आई गेट दिस थिंग। अब बिफोर द कोलिजन अगर आप देखते हो तो बिफोर द कोलिजन सेंटर ऑफ मास की इक्वेशन हमारी यही आती है जो बार बार कर रहे हैं। इसी से डेरिवेटिव लेंगे तो M1 U1 प्लस M2 U2 इज M1 प्लस M2 इंटू V, वेयर V इज माई वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। यहां से K1 प्लस K2 हो जाएगा, क्योंकि दिस इज इनिशियल मोमेंटम बोथ द पार्टिकल्स, और ये किसके बराबर है, M इंटू V। सो K1 इन टर्म्स ऑफ M1 M2V। वाई, क्योंकि यहाँ पे K2 इज 0, वॉज एट रेस्ट, तो मेरी V की दोबारा से वैल्यू आ गई K1 की टर्म्स में। V का हमने बहुत स्टार्टिंग में भी निकाला था, लेकिन यहाँ पे अब हमारे पास आ गई है K1 की टर्म्स में, राइट। सिमिलरली OC कहाँ है भाई, OC क्या है, M2V है। M2V मेरे पास V की वैल्यू आ गई है, तो सीधा M2 इंटू V कर देते हैं, ये भी K1 की टर्म में आ जाएगा। म्यू इंटू U1 पहले भी निकाला था। ये सब अब क्या हो रहा है, हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, लेकिन इन्हीं को रीयूज करके हमें एंगल्स निकालना है, राइट। तो M2V किसके बराबर आया, म्यू इंटू U1। म्यू क्या है मेरा, रिड्यूस्ड मास है, U1 इज इनिशियल। U1 की जगह पे मैं U1 माइनस U2 लिख सकती हूँ, U2 तो 0 है, 0 को तो कहीं भी लिख सकते हैं। इसको लिखने का फायदा क्या होगा कि इंडिविजुअल पार्टिकल से हटके मेरे पास U आ जाएगा। U1 और U2 की स्टोरी खत्म, सिर्फ मेरे पास आएगा U अकेला, विच इज माई रिलेटिव वेलोसिटी। तो यहां से ये भी म्यू U हो गया। अगर M2V मतलब ये वाली लेंथ
इज इक्वल टू ये वाली लेंथ। अब ये किसके ऊपर था? पॉइंट सर्कल के सर्कमफ्रेंस के ऊपर, ये भी उसी के ऊपर आ गया। दैट मीन्स ये भी मेरा इस सर्कल का रेडियस है, ये भी रेडियस है, तो बेस एंगल θ2 और θ2 क्या हो जाएंगे? सेम हो जाएंगे। इस ट्राइंगल के अंदर θ2 प्लस θ2 प्लस थीटा डैश, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल्स टू पाई। सो θ2 की वैल्यू आई इन टर्म्स ऑफ थीटा डैश। एक रिलेशन आ गया। अब डिसाइडिंग द पोजीशन ऑफ ए, अब देखो पोजीशन ऑफ ए निकालने के लिए AO ओवर OC कर देते हैं, मतलब AO ओवर OC, क्योंकि OC मैं ऑलरेडी निकाल चुकी हूँ। अब देखो ये OC M1V M2V किसके ऊपर डिपेंडेंट रह गया? सिर्फ रेशियो ऑफ M1 एंड M2। अगर ये दोनों सेम हो जाते हैं, M1 इज इक्वल टू M2 होते हैं, तो इसका मतलब AO और OC क्या हो जाएंगे? सेम। तो A भी किसके ऊपर आ जाएगा? सर्कमफ्रेंस पे। अगर M1 ज़्यादा है तो A बाहर चला जाएगा, M1 कम है तो A जहाँ पे इस डायग्राम में है वही रह जाएगा, राइट। तो इस केस में सबसे पहला केस उठाते हैं जिसके अंदर M1 और M2 क्या रहेंगे? सेम मासेस रहेंगे। ऐसे केस के अंदर A का वैल्यू या A की पोजीशन सर्कमफ्रेंस के ऊपर ही आएगी। सर्कमफ्रेंस के ऊपर आएगी तो ये जो ट्राइंगल है इसका एंगल इसके बराबर हो जाएगा, आइसोसेलेस ट्राइंगल, राइट। ये एंगल क्या है? ये थीटा डैश था तो पाई माइनस थीटा डैश, तो θ1 प्लस पाई माइनस थीटा डैश किसके बराबर है? पाई के। इससे मेरे पास θ1 की वैल्यू आ गई थीटा डैश बाय 2। यहां से अगर मैं θ1 प्लस θ2 करती हूं तो आई गेट पाई बाय 2 माइनस थीटा डैश प्लस थीटा डैश। इसका मतलब θ1 प्लस θ2 इज इक्वल्स टू पाई बाय 2। मतलब θ1 प्लस θ2 मेरे किसके बराबर है? 90 के। तो मेरा ये वाला एंगल जो होगा वो क्या होगा? 90 डिग्री आ जाएगा। बड़ा ट्राइंगल ABC। तो आई विल से कि अगर मासेस इक्वल होते हैं तो वो सर्कमफ्रेंस पे इस तरीके से मूव करेंगे कि वो एक राइट एंगल ट्राइंगल ही बनाएंगे। नेक्स्ट केस इज जिसके अंदर M2 जो है M1 से बड़ा है, मतलब M1 M2 से छोटा है, तो डायग्राम ये आएगी, राइट, इसके अंदर वाली। तो इसका मतलब लाई आउटसाइड द सर्कल, इसको उल्टा करते हैं, या इट इज M1 इज ग्रेटर देन M2। ग्रेटर देन M2। M1 और M2 इसी के अंदर कहाँ गया? M1 बड़ा है तो AO बड़ा है, तो वो कहाँ आ जाएगा? बाहर आ जाएगा। बाहर आएगा तो अगर मुझे इसको B तक पहुंचाना है तो वो सर्कमफ्रेंस पे एक जगह पे और कट करेगा। इसका मतलब B और B डैश 2 पॉइंट्स आ गए, मेरे पास 2 लेंथ आएंगी, A B डैश A B। तो फर्स्ट पार्टिकल के लिए भी मेरे पास 2 वैल्यूज एंड B डैश C B C है तो उसके लिए भी 2 वैल्यूज। तो आई विल से कि A B C मेरा क्या रहेगा? फॉरवर्ड स्कैटरिंग। मतलब जो थीटा डैश है वो आगे की तरफ ही जाएगा, यहाँ से आया स्कैटर होके इधर गया, समवेयर अराउंड फॉरवर्ड डायरेक्शन। लेकिन अगर मेरा B डैश रहता है तो उस केस के अंदर हम क्या बोलेंगे कि मेरा जो स्कैटरिंग एंगल है इट इज ग्रेटर देन पाई बाय 2। तो वो ऐसे आएगा, पाई बाय 2 इधर हो गया, इससे बड़ा है तो वो समवेयर बैकवर्ड को स्कैटर हो जाएगा। सो दैट केस आई विल हैव अगेन 2 केसेस बन गए। एक केस में मेरा पार्टिकल फॉरवर्ड स्कैटर हो रहा है, एक केस में पार्टिकल रिवर्स या बैकवर्ड स्कैटर हो रहा है। सेम चीज हम निकालने वाले हैं लैब फ्रेम के अंदर। लैब फ्रेम के अंदर थोड़ी सी चेंजेस होगी। थीटा इज लेस देन पाई बाय 2। लैब फ्रेम के अंदर जो θ1 है वो पाई बाय 2 से कम ही रहेगा इन बोथ द केसेस, वेदर फॉरवर्ड स्कैटरिंग और रिवर्स स्कैटरिंग या बैक स्कैटरिंग। तो हम बोलेंगे कि जो θ1 है इट विल वेरी फ्रॉम 0 टू मैक्सिमम वैल्यू। और वो मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? जिसके लिए जब हम A को B डैश से क्रॉस होते हुए B तक जाएंगे तो मेरी ये चीज बन जाएगी टेंजेंट। यहाँ से देख रहे हो A से जब D के ऊपर टच हो रहा है तो ये क्या बन गई है? टेंजेंट।
इसके बाद वो किसी भी हाल में बी को टच नहीं करेगा। सो दिस विल बी द मैक्सिमम वैल्यू, कि सिर्फ एक ही वैल्यू आएगी, ए बी वाली वैल्यू खत्म हो जाएगी एंड इस केस में एंगल जो है वो मैक्सिमम रहेगा और वो π/2 से कम ही रहेगा, राइट। तो साइन थीटा 1 मैक्स क्या हो जाएगा, साइन थीटा 1 मैक्स विल बी OD ओवर OA, ठीक है। टेंजेंट है तो ये रेडियल वेक्टर है तो ये 90 डिग्री रहेगा। सो साइन थीटा 1 क्या रहेगा, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। तो ये वाली चीज किसके बराबर है, OD किसके बराबर है, OC के। तो M2V और OA किसके बराबर है, M1V, V से V कैंसल, आई गेट दिस थिंग। सो इससे एक रिजल्ट और निकल के आ रहा है कि जो मेरा M2 है विच इज द टारगेट, तो हम बोलते हैं लार्जर द टारगेट लार्जर इज स्कैटरिंग, बिकॉज M2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन ऑफ थीटा 1। जितना बड़ा टारगेट होगा उतना ही मेरा स्कैटरिंग होगा, राइट। लास्ट केसेस जिसके अंदर M1 जो है वो M2 से कम होगा, तो A जो है वो मेरे सर्कल के अंदर ही रहेगा, एक ही वैल्यू आएगी AB एंड दैट्स इट। इसमें हमें इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है। बट अगर आपसे अब कोई पूछे, ये तो हमने किया पर्टिकुलर केसेस के अंदर रिजल्ट, अगर आपसे कोई पूछता है जनरल सॉल्यूशन निकाल के बताइए, तो जनरल सॉल्यूशन के अंदर ये वाला डायग्राम सबको क्लियर है। फॉर द केस ऑफ ये वाला जिसमें M1 इज ग्रेटर देन M2, तो यहाँ पर B से मैंने क्या किया है, सिर्फ एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया है एंड ये परपेंडिकुलर होगा, राइट। तो इतनी लेंथ इसकी परपेंडिकुलर की लेंथ क्या हो जाएगी, P1 डैश साइन थीटा, और ये वाली लेंथ OD हो जाएगी P1 डैश कॉस थीटा, राइट। सो इसके अंदर अब लगाते हैं tan थीटा 1 इन ट्राइंगल ABD। तो पहली हाइपोटेन्यूज P1 डैश साइन थीटा डैश, राइट, ये वाला ओवर M1V इतनी लेंथ प्लस OD। इसमें से P1 नीचे कॉमन ले जाते हैं, ठीक है। M1V बाय P1 डैश ये है और ये M2C के बराबर है, सॉरी M2V के बराबर है, V से V कैंसिल होएगा, आई गेट दिस एक्सप्रेशन। अब इस केस के अंदर अगर आप बोलते हैं कि M1 और M2 सेम है, M1 इज इक्वल टू M2, तो यहाँ पे आ जाएगा ये M1 बाय M2 की जगह पे 1 आ जाएगा। साइन थीटा डैश को हम ब्रेक कर सकते हैं 2 साइन थीटा डैश बाय 2। हमारे पास फॉर्मूला रहता है साइन 2 थीटा इज 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ऑल्सो नीचे है 1 प्लस कॉस थीटा, सो 1 प्लस कॉस 2 थीटा क्या रहता है, 1 प्लस कॉस 2 थीटा क्या रहेगा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा। हाफ हो रहा है तो ऊपर वाले से क्या आएगा, 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, नीचे से कैंसिल होगा, आई गेट दिस थिंग। tan से tan कैंसिल, tan इनवर्स होगा, आई गेट दिस रिलेशन। लेकिन अगर M1 M2 जो है वो सेम नहीं होते हैं, तो इसको सॉल्व करने के लिए बस थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा सॉल्विंग है, उसके अलावा कोई हाईटेक नहीं है। इन दोनों केसेस को क्या करो, दोनों इक्वेशन को, इसको क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिख देते हैं साइन थीटा 1 डिवाइडेड बाय कॉस थीटा 1, tan थीटा 1 को दोनों साइन कोस हो गया, इस पूरी इक्वेशन को स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स एंड मल्टीप्लाइंग, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा जब आएंगे तभी मेरा कुछ ना कुछ रिड्यूस होगा। इसको इस तरीके से करेंगे, थोड़ी सी रीअरेंज करेंगे। एक फॉर्मूला यूज होगा जिसमें साइन स्क्वायर थीटा डैश और कॉस थीटा स्क्वायर थीटा 1 जहाँ मल्टीप्लाई होंगे वहाँ पे आपको ये पुट करना है, थोड़ी सी रीअरेंजमेंट करनी है। एट दिस पॉइंट यू कैन डू दिस, इसके अंदर कोई नई साइंस नहीं है। ये स्टेप आएगा, इस स्टेप के बाद फिर से थोड़ी सी रीअरेंजमेंट करेंगे, मेरे पास ये इक्वेशन निकल के आएगी। एंड इस इक्वेशन में अगर आप देखो थीटा डैश कॉस स्क्वायर थीटा डैश है, यहाँ पे कॉस थीटा डैश है, इधर है ही नहीं, तो ये इक्वेशन जो है कॉस थीटा डैश के अंदर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स निकालने के तरीके क्या होते हैं, डायरेक्ट फॉर्मूले के अंदर आप पुट करके थोड़ा सा अगेन रीअरेंजमेंट करो। रीअरेंजमेंट भी कहाँ होगा, सिर्फ यहाँ होगा कि ये कॉस स्क्वायर थीटा 1 आपको कॉमन लेना पड़ेगा, दैट्स इट। एंड आपके पास ये एक्सप्रेशन आ जाएगा विच इज द एंड रिजल्ट। आपको बस इससे आगे नहीं लेके जाना है। इसके बाद आप सीधा बोलोगे
कि आगे अगर मुझे सॉल्व करना है तो लेट्स से θ1, क्योंकि θ1 है, θ1 को मैं मैक्सिमाइज अगर कर देती हूं तो उस केस में sin θ1 क्या हो जाएगा, m2/m1, sin θ1 विच इज परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, राइट। तो उस केस के अंदर m2/m1 आ जाएगा। यहां से इसके में साइन स्क्वायर की वैल्यू डाल देते हैं, यहां से डाल देते हैं, ये 0 हो गया, सिर्फ ये बचा माइनस m2/m1। m2/m1 क्या है, इसी का माइनस साइन थीटा को पाई प्लस थीटा करते हैं तो माइनस साइन इंक्लूड हो जाएगा, कॉस में हो जाएगा, कॉस से कॉस कैंसल, एक रिलेशन आ गया ये वाला। ये रिलेशन था फॉर इक्वल मासेस, ये रिलेशन है फॉर अनइक्वल मासेस। अब θ2 का भी सेम तरीके से निकालते हैं। tan θ2, ये वाला ट्राइंगल लेंगे BDC। tan θ2 इज परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर इज P1 डैश साइन थीटा डैश, नीचे m2v माइनस P1 डैश कॉस थीटा डैश। यहां से अब तो पंगा ही नहीं होगा, P1 डैश कॉमन लेंगे, P1 डैश किसके बराबर है, m2v के, तो m2v डायरेक्ट कैंसिल होगा, केसेस बनेंगे नहीं, सीधा ये वाला जो हमने यहाँ पे ये फॉर्मूले लगाए थे सीधा कैंसिल करेंगे, मेरे पास ये रिलेशन निकल के आएगा। अब ये सारी चीज देखने के बाद एक बात मुझे क्लियर है कि जो थीटा डैश है वो 0 से पाई तक जा रहा है, क्लियर है। θ1 0 से π/2 तक जा रहा है, उससे आगे नहीं जाएगा, और ये 0 से π/2 जा रहा है तो इसका मतलब π/2 से 0 तक आएगा। ऑपोजिट चलेंगे सच दैट इन दोनों का जो सम है वो 90 डिग्री से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, π/2 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। सो विद दिस आई फिनिश दिस टॉपिक, आई फिनिश दिस लेक्चर ओवर द कोलिजन और इंटरेक्शन ऑफ पार्टिकल्स। आई होप आपको ये क्लियर है। सेंटर ऑफ मास फ्रेम, लेबोरेटरी फ्रेम, आपका इलास्टिक कोलिजन्स, उसके बाद ए के केसेस जिसके अंदर मासेस के ऊपर वो डिपेंड करेगा कि ए कहाँ पे लाई करेगा, राइट। सो ऑन दिस नोट आई वुड लाइक टू फिनिश दिस video also. So before going, do not forget to like, share, subscribe to my channel Teacher Cool, and आपकी जो भी queries हैं for sure आप comment section में छोड़ सकते हैं। Thank you so much.